डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है को प्रेसिपिटेशन एज ए प्रीक्योर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने जो मैकेनिज्म प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंटल, उसके थ्रू किस तरह से सॉलिड जो रिएक्शंस होती है उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे। पहला रिएजेंट्स, फिर उसकी मिक्सिंग, उसके बाद कंटेनर मटेरियल, उसके बाद में हीट ट्रीटमेंट और लास्ट में फिर एनालिसिस था। आज हम जो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस होती है उस रिएक्शंस के अंदर जब रिएजेंट्स आपस में रिएक्ट करके सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज के रूप में पीपीटी बनती है, जिसको हम को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। और वो को प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे ऑक्जेलेट्स आयंस है, वो क्या हो जाते हैं उनके अंदर जब मेल्ट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके अंदर ये जो आयंस होते हैं वो उस सॉल्यूशन के साथ में क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेट करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, को प्रेसिपिटेशन एज प्रीक्योर्सर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन। अब ये जो को प्रेसिपिटेशन है किसी भी रिएक्शन का उसके कुछ पॉइंट्स से उस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द फर्स्ट ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी पार्टिकल साइज क्या है उस पर रेट डिपेंड करेगी। अगर पार्टिकल साइज छोटी है, फाइन पार्टिकल्स है, पाउडर फॉर्म में है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिग्री ऑफ होमोजेनाइजेशन अचीव, जितना अच्छा दोनों रिएजेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो डिग्री ऑफ होमोजेनेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही सॉलिड्स आपस में रिएक्शन करके ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज होगी। इंटीमेसी ऑफ कंटेंट बिटवीन द ग्रेन्स, जो पार्टिकल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जितना ज़्यादा कांटेक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनने की संभावना ज़्यादा होती है। एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर अपन में भी कहा था शुरुआत के अंदर कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शंस नहीं होती, सॉलिड स्टेट रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, और हाई टेम्परेचर पर उसकी रेट ऑफ जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा स्लो कंडीशन के ही अंदर होती है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी इस पे को प्रेसिपिटेशन होगा उसको इफेक्ट करेगा। तो देखिए बाय यूजिंग, तो ये जो पॉइंट्स है, पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स, डिग्री ऑफ होमोजेनेशन अचीव, इंटीमेसी ऑफ कंटेंट बिटवीन द ग्रेन्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी अभिक्रिया की, इन पर डिपेंड करेगी। बाय यूजिंग को प्रेसिपिटेशन प्रोसीजर it is sometimes possible to achieve a high degree of homogenation together with a small particle size and thereby shape up the reaction rate। तो co-precipitation जब प्रोसीजर होगा वो क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ होमोजिनेशन, अगर दोनों सॉलिड जो रिएक्शंस करेंगे आपस में उनका होमोजिनेशन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कब होगा होमोजेनेशन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल कब उनके अंदर कांटेक्ट में आएंगे, जब उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, शिप अप हो जाएगी, एकदम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ ZnFe2O4 एक कंपाउंड है जिंक आयरन ऑक्साइड का स्पाइनल। तो यहाँ पर जो ऑक्जेलेट्स आयन है, ऑक्जेलेट ऑफ जिंक एंड Fe आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। इस स्पाइनल ZnFe2O4 के अंदर जिंक और आयरन के जो ऑक्जेलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं इन द रेशियो 1:1 द सॉल्यूशन। विलियन के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर डिसॉल्व रहेंगे
then being mixed and heated to evaporate the water. अब क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को जो ऑक्जेलेट आयन उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद में जो पानी की मात्रा होगी, वाटर होगा, वो तो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पित होकर के उड़ जाएगा। और इसके अलावा जो ऑक्जेलेट्स होगा उसका जो पाउडर होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। Oxalate of zinc and Fe are gradually precipitated together and resulting fine powder in a solid solution. तो ये जो आयरन और जिंक है इसका जो ये पीपीटी बनेगी ऑक्जेलेट फॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा, नीचे सॉलिड नीचे है वो जम जाएगा। और दूसरा जो फाइन है सॉल्यूशन होगा पाउडर के फॉर्म में, वो सॉलिड कंपाउंड का प्राप्त हो जाएगा। The precipitated solids are filtered and heated in the usually way of overall reaction में भी। फिर उसको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट जो सॉलिड है उसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद में हीट करेंगे। तो जो रिएक्शंस होगी उसके अंदर Fe2COO का होल 2 का होल थ्राइस प्लस ZnCO का होल 2, ये आयरन का ऑक्जेलेट है, जिंक का ऑक्जेलेट है। उसके बाद में ZnFe2O4, इस प्रकार से ये स्मैनर कंपाउंड बन जाएगा। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। दिस मेथड डज नॉट वर्क वेल इन केस में, ये जो मेथड होता है वो कुछ केस होते हैं जिसके अंदर वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, टू रिएक्टेंट्स हैव वेरी डिफिकल्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो दो सॉलिड्स होते हैं अगर उनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी डिफिकल्ट है तो फिर उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, रिएक्टेंट डू नॉट प्रेसिपिटेट एट द सेम रेट, समान दर से एक ही रेट के अंदर दोनों रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉमनली अकर्स, अब जब दो सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसका कोप्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ हाई प्योरिटी, एक्यूरेसी एंड स्टोइकियोमेट्रिक फेज। तो इससे हम उनका जो प्रेसिपिटेशन है अच्छा प्योरिटी का, हाई प्योरिटी मतलब शुद्ध, और एक्यूरेसी के अंदर और स्टोइकियोमेट्रिक जो फेज होते हैं उससे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो केस होता है इन मेथड के अंदर, इन कंडीशन के अंदर यूज में अपन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो फिर उसके अंदर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है और वो सॉलिड रिएक्शन के अंदर प्योर जो हमें स्पाइनल कंपाउंड प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से को प्रेसिपिटेशन एज ए प्रीक्योर्सर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन के अंदर जो मेन रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, पार्टिकल जो साइज होगी रिएक्टेंट उस पर, डिग्री ऑफ होमोजिनेशन पर, एंटीमेंसी ऑफ कंटेंट बिटवीन ग्रेन्स पर, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या है और ये इसके जो अलग अलग प्रकार हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है जो सॉलिड्स कंपाउंड होते हैं उसके अंदर उनमें प्रेजेंट जो आयंस होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। जितने सॉलिड जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलकर के उतने ही अरेंजमेंट, पर्टिकुलर जो उसका लेटिस अरेंजमेंट होता है वो उन आयंस के इक्वल होता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। और नॉन स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है अगर उस क्रिस्टल लेटिस के अंदर, क्रिस्टल जालक के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए या फिर जो आयंस हैं वो आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस नहीं होता उनका। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलकर के प्रोडक्ट सॉलिड का कंपाउंड बनाते हैं उनमें जो इंटीग्रल होता है, बैलेंस जो इक्वेशन होता है वो नहीं हो पाता है कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से, तो उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड ऑलमोस्ट ऑलवेज सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैक्सिमम जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वाले कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स कंपाउंड होते हैं वही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक शो करते हैं। Always solid inorganic compound having elemental composition whose properties cannot be represented by integers। तो इसकी जो एलिमेंटल कंपोजिशन होता है, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉलिड्स के होते हैं उतने मिलकर के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका जो एलिमेंटल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है या अलग अलग होता है। तो इस कारण से ऐसे जो सॉलिड होते हैं उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो रिएक्शन होगी उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन कहा जाएगा। इन सच मटेरियल्स सम स्मॉल percentage of atoms are missing or many atoms are packed into an otherwise lattice work of these are known as non-stoichiometric effect। तो यह क्या होगा? जो मटेरियल्स हैं, रिएजेंट मटेरियल्स होता है, मिलकर के जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा तो उस कंडीशन के अंदर कुछ एटम्स होंगे उसमें से मिस हो जाए, मिसिंग हो जाए, उसकी निकल जाए, कमी हो जाए, या फिर कोई दूसरा इम्प्योरिटीज आकर के उसके अंदर मिल जाए ताकि और उसमें आयंस जो बैलेंस था वो डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बैलेंस इक्वेशन है वो नहीं रह पाता है। इस कारण से इसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है, बिकॉज दे डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन देखें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है वो एक्सटेंट बेस पर किस तरह से मॉलिक्यूल उसके साथ में लैटिस फॉर्मेशन करेंगे उसके आधार पर इसको 3 भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। 3 टाइप्स हैं। पहला, कंपाउंड विथ वेरी स्मॉल डेविएशन फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, ऐसे कंपाउंड जो स्टोइकियोमेट्रिक से कुछ ज़्यादा बहुत कम मात्रा के अंदर स्मॉल डेविएशन शो करें, कम विचलन हो, कम से कम। दूसरे कंपाउंड विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेविएशन, जिनके अंदर लिमिटेड अमाउंट के अंदर डेविएशन होता हो। और तीसरे कंपाउंड विद वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री, जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक से कुछ ज़्यादा मात्रा में अमाउंट के अंदर अगर डेविएशन होता है तो उसको हम लार्ज डेविएशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहेंगे। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होती है, इसको 3 भागों के अंदर इस तरह से विभाजित किया गया। मेन इसमें अपन 2 ही पढ़ते हैं, एक तो कंपाउंड विद वेरी स्मॉल डेविएशन यानी बहुत कम विचलन वाले, और दूसरे जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वेरी लार्ज डेविएशन जो कंपाउंड शो करते हैं, तो इसको स्मॉल डेविएशन और वेरी लार्ज डेविएशन जो स्टोइकियोमेट्रिक होगी उसके आधार पर ये मुख्य 2 प्रकार पड़ेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो बाहर से आयंस या फिर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से या इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से उसकी स्टोइकियोमेट्री है वो चेंज हो जाती है, तथा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो बैलेंस इक्वेशन है वो नहीं रह पाता है। तो इसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।